सफर शुरू हो गया, हम सफर तू। नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं उसी जोश खरों के साथ अपनी जो बुक बची थी डार्क हॉर्स में। अगले पार्ट में क्या बचा था कि जब सबकी आंखें नम होती हैं, दुख मोचन सर होते हैं, सब बातें हो करके जब सब अपने अपने रूम चले जाते हैं, पायल, विदिशा और ये संतोष भाई चाय वाय पी के अपने रूम निकल जाते हैं, तब उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके वो समय आ जाता है जिसके लिए सारे लोग दिल्ली जाते हैं तैयारी करने के लिए। यानी समय आ जाता है मुख्य परीक्षा का। जो मुखर्जी नगर रहता है वो उबलता रहता है, जहाँ पीटी की तैयारी के लिए लड़कों को मतलब निकाला जाता है। संतोष सब पूरा पीटी का मतलब पेपर आ जाता है, देना, टाइम आता है, सब टाइम आ जाता है तो सारे लड़के बढ़िया नहा धो कर के निकल जाते हैं। संतोष भी अपना पूजा पाठ जितना कर्मकांड होता है, यानी जो तरीके होते हैं, जो माँ चंदन वंदन लगा कर भेजती है, सब तरीके उसी तरीके से संतोष तैयार होता है, जल्दी से दही खाता है और निकल जाता है। तो अगले जो लड़के रहते हैं वो भी ऐसे तैयार होकर जाते हैं। संतोष के घर वाले पूजा कराते हैं घर में कि बेटा तैयार पेपर देने जा रहा है, सो इसलिए पूजा करा देते हैं कि शुभ शुभ पेपर हो, अच्छा हो, ये वो करके सब पूजा पाठ करा देते हैं। अब जब पेपर दे कर आते हैं शाम को, सब बन्ना चाय दुकान पर वहीं मिलते हैं बन्ना में। तो जब बन्ना में चाय की दुकान पर मिलते हैं तो सब बातचीत करते हैं। मान लीजिए हम और आप जब हाई स्कूल या इंटर, बीए, बीएससी या किसी भी चीज़ का जब पेपर देकर आते हैं तो कुछ दोस्त जिनके साथ पेपर देने जाते हैं, जब वो मिलते हैं तो आपस में डिस्कशन करते हैं कि यार तुम्हारा कितना है, यार तुम्हारा कितना है, यार तुमको कितना है, तुम्हारा कितने सही हुए। तो सब ऐसे बातचीत करते हैं। मनोहर, गुरु, विमलेंदु जितने रहते हैं सब, राय साहब, उनमें से सबसे अच्छा जाता है, ये कहता है संतोष कि मेरा गया है। एवरेज सबसे अच्छा संतोष का जाता है क्योंकि संतोष पूरा सच बताता है, शायद बाकी सब थोड़ा बड़ा इधर उधर कर देते हैं, तो संतोष का सबसे अच्छा लगता है। तो संतोष क्या करता है कि सब खुश हो जाते हैं भाई, सब अपने 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 रूम निकल जाते हैं। सॉरी, वहाँ पर राय साहब नहीं होते उस मीटिंग में। अब जब चाय पीते रहते हैं तो उसी समय क्या होता है भाई, राय एक आदमी बढ़िया चश्मा लगा है, लाल शर्ट, जीन्स का पैंट, अचानक से आता है, बोलता है हाय बॉयस। तो सब चौंक जाते हैं, यार ये कौन है, एक मिनट के लिए थोड़ा सब चौंक जाते हैं। लेकिन मनोहर को देखता है, अब हो जड़ी गई तो रेवा है यार, कहो राय साहब बड़ा चेंज कर दिए यार, क्या बात है, एकदम से बिल्कुल तुम्हारा तो पूरा लुक ही चेंज हो गया। तो जब इतना कहते हैं तो सब हंसने लग जाते हैं, कहते हैं अरे भैया ये तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये वो, मतलब तमाम तरीके की बातें मारते हैं। जो राय साहब आज तक सिंपल रहते थे, ज्ञान हमेशा बांटते रहते, जो संतोष को कहते थे हर चीज़ में आईपीएस का दिखना चाहिए, ये वो, पढ़ाई से लिखाई से, पढ़ने उड़ने से, आज खुद फैशन करके बैठे हुए थे। जब फैशन करके बैठे हुए संतोष भी देखता है, मुस्कियाने लग जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि नया रहता है। तो इसी तरीके धीरे धीरे चलता रहता है। तो पूछते हैं यार तुम्हारा इसका राज क्या है। तो बात ये होती है कि जो राय साहब रहते हैं उनका एक पार्टनर आता है जिसका नाम होता है गोरेलाल। गोरेलाल रंग एकदम पक्का सांवला होता है, चॉकलेटी कलर, हाइट 5 फुट 5 इंच, सारी जितनी क्रीमें रहती हैं, सारे जितने गोरे होने के जितने प्रसाधन, जितनी क्रीमें, केमिकल जो भी मिलता है, साबुनें, सारी कंपनियां उसके गालों पर आके हार चुकी थी। कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था भाई, लेकिन नाम गोरेलाल था। गोरेलाल नाम इसलिए रखा जाता है क्योंकि गांव में ये मान्यता रहती है अगर नाम विपरीत रखो तो लड़का वैसा हो जाता है कि मतलब अगर इसको ऐसा ऐसा कहोगे, जो जैसा होता है अगर उसको वैसा कहोगे तो तुम उसके जैसे हो जाओगे। शायद यही मान्यता की वजह से उसका नाम गोरेलाल रख दिया जाता है। अपोजिट होता काला है लेकिन नाम गोरेलाल रख दिया, होता सांवला है या श्वेत है लेकिन नाम गोरेलाल रख दिया जाता है, तो सब उसको गोरेलाल कहते हैं। तो गोरेलाल क्या होता है कि वो भी आईपीएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली आता है, लेकिन वो उसके घर में एक खाना बनाने वाली मेस आती है क्योंकि लड़के जब अक्सर दिल्ली में तैयारी करते हैं तो खाना बनाने वाली मेस रख लेते हैं। आंटी उनको बुलाते हैं, कुछ भी बुलाते हैं, सब रख लेते हैं। तो क्या करते हैं कि ऐसे में फीलिंग आती है कि भाई एक आईपीएस भाई खाना बनवा खा रहा है, कब बर्तन धुल रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, बड़ा मज़ा आती है। वैसे वो भी रख लेता है, लेकिन वो उसका विशेष ध्यान देता है, खाना खुद बना के उसको खिलाता है। जो मेस आती है खाना बनाने, उसका विशेष, कभी उसका मन नहीं होता तो बाहर से खाना ले आता है, पैर दबाता है, हाथ पैर दबाता है, धीरे धीरे करके ये सब उनका चलता रहता है। धीरे धीरे ढर्रे में गाड़ी निकल जाती है। ढर्रा यानी एक पथ, यानी एक चाल से गाड़ी चलती रहती है। अब धीरे धीरे करके सब बातचीत होती है, जैसे तैसे बातचीत चलती रहती है। लेन देन 10 बजे का टाइम आता है, 10। अब धीरे से जब सब अपने अपने रूम चले जाते हैं, दूसरे दिन जब सब अपने अपने रूम निकल जाते हैं तो दूसरे दिन जो होता है कि राय साहब सब्जी बनाने के लिए आलू 10 किलो तौला के बड़ा झोला टांगे भागे जा रहे थे।
मतलब सब्जी तौला रहे थे, देखे पायल आए, पायल जी, अरे पायल जी पायल जी पायल जी पायल जी, पीछे दम मारते 10 किलो का बोरा ले, 10 रुपया आलू वाले को एक्स्ट्रा दिया, अरे भैया बाद में ले लेंगे, भाग गए पहले पायल के पीछे। क्योंकि ऐसा हुआ, इसलिए राय साहब थोड़ा सा बता दूं, राय साहब इसलिए इतने उतालू होते थे क्योंकि जब उनका बचपना था, यानी कि जब उनकी उम्र थी तब वो बड़ों वाली ज़िंदगी जिया करते थे। आज जो उनके पास तो उन्होंने खो दिया, यानी फ्यूचर को प्रेजेंट में जीते थे, तो आज फ्यूचर में प्रेजेंट को जी रहे हैं। मतलब उल्टा, अगर आज मैं 20 साल का हूँ, 19 साल का हूँ और आज बड़ों की बातें करता हूँ, यानी बुजुर्गों के तरीके रहता हूँ, तो मेरा जब जवानी आती है या मैं जब बड़ा हो जाता हूँ तो बचपना करने लग जाता हूँ। तो वही हाल राय साहब के साथ हुआ था, जैसा कि आप लोगों के साथ हुआ होगा। कुछ लड़के आप देखे होंगे कि बचपन से ही बड़ी ज्ञान की बातें, ये वो, उसको समाज में अलग, लेकिन जो थोड़ा सा मतलब मस्ती खोल लड़का रहता है तो उसको थोड़ा डांट मिलता है। तो राय साहब बड़े शांति से बैठते थे, लेकिन अब मस्ती आ रहे थे, तो 10 रुपया, कभी 1 रुपया खर्चा न करने वाले फर्जी में 10 रुपया आलू वाले को फ्री में दे के निकल गए। पायल जी पीछे देखी, पायल इग्नोर मार दी, क्या मैं भगाया साले का। लेकिन क्या होता है कि जब राय साहब बिल्कुल हाथ मार देते हैं कि अरे पायल जी, तब कहती है अरे अरे यार राय तुम थे क्या, अरे यार हाँ बताओ क्या बात है। जब इतना कहती है तो राय साहब कहते हैं अरे यार हफा डाले, आप रुके नहीं। कहते हैं कहाँ जा रहे हो, राय साहब पूछते अरे कहाँ जा रही हैं आप, बताइए। तो वो कहते हैं अरे यार बस दोस्त के पास नोट्स लेने जा रही हूँ, तो उसी लिए मैं दौड़ के जा रही थी, मतलब काम था, सो दोस्त के रूम में। तो किस विषय का नोट्स लेने जा रही हूँ पायल जी, तो वो कहती है भाई हिस्ट्री का नोट्स लेने जा रही हूँ यार राय। तो राय साहब कहते हैं अरे यार दिल तोड़ दिया यार आपने, मतलब आपके सामने इतना एजुकेटेड लड़का खड़ा है, पूरी नोट्स मौजूद है हर विषय की, और आप इधर उधर जा रहे हैं। एक बार कहा तो होता यार, फ़ोन तो किया होता। मतलब उदास होकर कहते हैं, मतलब बड़ी एक नॉर्मल सी जिद्द के साथ बच्चे की तरीके बाल हट करते हुए, बाल हट जैसे शादी के कार्डियो पे रखते हैं, मेरे चाचू की शादी में जुलूल से जुलूल आने, तो वैसे राय साहब कहते हैं यार जुलूल से जुलूल बताना चाहिए ना, ज़रूर बताना चाहिए। तो कहते ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं कल लेने हैं आती हूँ आपके रूम 10 बजे। राय साहब तो मगन कि यार 10 बजे पायल आएगी, ये वो, मतलब ख्वाबों में खो गए। रात हो जाती है, राय साहब को यही सोचते होते कि पायल आएगी, पता नहीं कब आँख लग गई, और जब उठते हैं तो सुबह के 9 बज जाते हैं पायल दे। अब 1 घंटे का समय, खुद को साफ़ करें कि रूम साफ़ करें, रूम में वही हाल, वही बदबू। अब बढ़िया भाई सफ़ेद पड़ चुकी जो तौलिया थी, सफ़ेद तौलिया काली पड़ जाती, इतना उसमें मैल पहुँचते हैं रगड़ के, यानी शरीर गंदा कर देते हैं, जितना भी महक वहक का कपड़ा होता है सब बेड के नीचे सटा जाते हैं। जल्दी से फुनैल लेके आते हैं, जल्दी से बाथरूम में डर देते हैं फुनैल, और वो बाथरूम की बदबू, दोनों लड़ रही हैं आपस में, भाई अजीब सी बदबू आओ ख़राब। धीरे करके अपने आप को संभालते हैं, रूमों में जल्दी से जाते हैं, हार्पिक डाल के लाश से रगड़ के साफ़ कर देते हैं। अब जैसे 10 बजता है, खट से घंटी बजी, राय साहब दौड़ के गए, अरे पायल जी आइए, बिल्कुल बाल हर तरीके, बच्चों के तरीके लड़ियाने लग जाते हैं। जैसे छोटे में एक एग्जांपल, जैसे कुत्ता आप पाले हों, बच्चा छोटा सा देख के अपने मालिक को आगे पीछे करता है, वैसे राय साहब कर रहे थे। अब जब इतना सब होता है, ये बैठिए, वो आते ही नाक पे रुमाल रख लेती है, कि इसलिए रुमाल रख लेती है भाई, अजीब सी बदबू जब संतोष भाई अपने रख लेते हैं शुरू में, तो वो भी रख लेती है। अब पहले दिन वो सफाई सब मनोर करा दिए थे बर्थडे के दिन, जन्मदिन के दिन, तो वो समझ नहीं पाती, धीरे से भैया सफाई सब कर देते हैं, लेकिन भाई बदबू तो बदबू बनी ही रहती है। जो अब जिसकी आदत है वो फिर से गंदा कर लेगा, चाहे आप जितना साफ कर दो। वही राय साहब के साथ होता है। जब राय साहब कहते हैं अरे बैठिए पायल जी, हम नीचे से कोल्ड ड्रिंक लेके जाते हैं जल्दी से, अरे नहीं यार नहीं, मुझे नोट्स दो, मुझे जल्दी है, अरे बैठिए, बाल हट करते हैं बिल्कुल बच्चों के तरीके, जिद्द करके ज़बरदस्ती बैठा के नीचे कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं, दौड़ के कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं, थक तो जाते हैं, लेकिन थकी चेहरे पर आने नहीं देते, एक भी कशक मन में नहीं आने देते कि मैं थक गए हूँ, एकदम जवान अपने आप को प्रतीत करते हैं उसके सामने कि मैं जवान हूँ, ये वो तमाम तरीके की बातें रखते हैं। अब धीरे करके क्या होता है कि वो कहती है यार राय तुम्हारा वाशरूम कहाँ है, कहते हैं अरे बस बगलिए में तो है, चली जाओ, इतना कहते हैं तो वो जैसे ही जाती है ऐसे करके रुमाल भाई नाक में बांध लेती है, क्योंकि उसको बदबू जो थी अजीब तरीके की, सांस न लेते बने। अब भैया वो समझ गए कि लड़की होशियार है, कहीं राय साहब तो डर रहे थे कहीं बेहोश होकर ना गिर जाए राय साहब डर रहे थे कहीं लड़की अभी बेहोश होकर ना गिर जाए, लेकिन वो होशियार थी, रुमाल बांध दी, बच के आई, मुंह बनाती हुई बैठ जाती है। राय साहब जब वो अंदर जाती है तो उसका पायल अपना फ़ोन बाहर भूल जाती है, तो फ़ोन बजता है, उसमें लिखा रहता है जान थ्री। तो राय साहब समझ जाते हैं यार, इतना तो रीजनिंग पढ़े थे, जान थ्री का मतलब समझ जाएं, तुरंत हृदय चेंज करते हैं कि यार मैं 30 साल का कहाँ, वो बेचारी 21-19 साल की लड़की
कहाँ हम पीछे पड़े हैं, ये वो मन में तमाम तरीके के ख्याल आते हैं। तुरंत हृदय परिवर्तन करते हैं, बहन बना लेते हैं कि यार नोट से लेने के बाद ज़िंदगी मिलेगी है नहीं, जाए चली जाएगी, इससे अच्छा बहन बना लूँगा तो कभी न कभी मिलेगी, तो बात करने का मेरा मुँह रह जाए कि मैं बात कर लूँ। देर करके बात होती है, जब वो बाहर आती है रुमाल नाक पे लगाए हुए, तो जब बाहर आती है तो राय साहब कहते हैं सिस्टर कोई दिक्कत नहीं, लो कोल्ड ड्रिंक पियो, बहन बहन करते हैं। तो वो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा बका जाती है, यानी थोड़ा सा मतलब डर जाती है, अरे ये साला रायवा को कहा हो गया यार, मन में सोचती है रायवा साला अभी लिपटिया रहा था, मतलब जान कर रहा था, अब क्या हो गया साले को। लेकिन वो थोड़ा सा अपने आप को संभालती है, अभी राय साहब का दिल टूटा था, तो अपने आप को संभालते हुए मन में उदासी लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाते हुए थोड़ा सा भी झलक ना आने दिए कि मेरा दिल टूटा है, ये वो तमाम तरीके की बात करते हुए आगे पीछे करते करते धीरे धीरे करके वो पायल लेती है नोट्स और निकल जाती है। राय साहब का दिल टूटा होता है, अभी धीरे से उदास होते हैं। जब पीटी सब पेपर इसके बाद क्या होता है कि वो अपने रूम चले जाते हैं और राय साहब भी अपना पेपर की तैयारी में लग जाते हैं। पीटी धीरे धीरे करके जब पीटी का पेपर होता है, तो पीटी जब ख़त्म हो जाता है तो ये होता है सब अपने अपने रूम घूमने चले जाते हैं। जैसे कि आप इलाहाबाद, दिल्ली या कहीं भी तैयारी करने या काम करने जाते हो, जब अपना काम ख़त्म हो जाता है यानी तैयारी हो जाती है तो लगता है थोड़ा सा घर घूम आऊँ, तो ये सब भी अपने अपने घर घूमने आते हैं। गुरु का तो घर से कोई मतलब ही नहीं था। जावेद और राय साहब घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जो संतोष रहता है वो कहता है मैं पीटी देने के पेपर देने के बाद और रिजल्ट निकलने के बाद आऊँगा। मनोहर भी यही कह के वहीं रुक जाते हैं। रास्ते भर में जब दोनों निकल जाते हैं, जावेद लोग इलाहाबाद तक साथ आते हैं। इलाहाबाद आते आते न जाने कितने लोग रुकते हैं। राय साहब से पूछते हैं भाई बढ़िया ये शर्ट पैंट बिल्कुल वेल एजुकेटेड फॉर्मल पैंट पहने रहते हैं, शर्ट लगने हैं कि कोई बाबू हैं, लेकिन रहते बाबू कुछ नहीं, केवल तैयारी में लगे रहते हैं। जावेद जो अच्छा होता है, सेंसिटिव लड़का होता है, शांत बैठा। राय साहब चहक कर बताते हैं कि भाई IAS की तैयारी कर रहे हैं, ये वो, तो तमाम लोग फ़ोटो खींचने लग जाते हैं कि कल का IAS हमारे साथ बैठा है, कल मिले ना मिले आज फ़ोटो खिंचा लो, कल अगर पेपर में आएगा कि ये IAS बन गए तो यही फ़ोटो अपनी DP लगा देंगे, कहीं व्हाट्सएप पे, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर कहीं भी लगा देंगे तो ये होगा कि हम IAS से मिले हैं। इतना बड़ा IAS का पावर होता है। सब अपने कोई भविष्य के बारे में, कोई कहीं तो एक वहीं पर बूढ़े अंकल बैठे रहते हैं, वो पूछते हैं अपने भविष्य के बारे में, बच्चे के बारे में कि मेरे नाती जो है वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको कैसे क्या होता है सब बताते हैं। धीरे धीरे करके इलाहाबाद आ जाता है। इलाहाबाद इस तरीके से दोनों का बातचीत करते हुए धीरे धीरे कट जाता है। राय साहब यहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं और जावेद भाई अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जब राय साहब अपने घर पहुँचते हैं तो घुसते ही बाप के पैर छूते हैं, माँ के पैर छूते हैं, यानी पिताजी के पैर छूते हैं, माँ के पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं। तो माँ आशीर्वाद देती है, लेकिन पिता कहता है काहे बेटा ज़बरदस्ती जवान बने हुए हो, बाप बनने की उम्र है, साले स्टूडेंट बन के बैठे हो, बाप को सहारा देने का समय है, साले बाप के सहारे बैठे हो, ये वो तमाम तरीके की बात मारते हैं। सुना करके निकल जाते हैं। माँ आती है, अरे यार 1.5 साल बाद बच्चा घर आया है, तुम ऊपर से खून पी रहे हो, ये वो। लेकिन बाप थोड़ा जल्ला करके पिताजी बाहर चले जाते हैं। अब चाय वा नाश्ता नहा धो के बैठते हैं। शाम का समय रहता है तो राय साहब कहते हैं लाओ थोड़ा सा गांव घूमा, जैसे कि आप या मैं 1.5 साल, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, 10 दिन बाद आए तो यार ये होता है कि लाओ थोड़ा सा घूम लिया जाए। तो राय साहब भी शाम को निकल जाते हैं। तो वहीं एक कुटिया बनी होती है, यानी एक कुआं होता है, कुआं के अगल बगल जैसे चौकी बना दी जाती है, तो वहाँ पर लोग शाम को बैठते हैं। अक्सर पीपल का पेड़ होता है, तो ऐसे गांव का माहौल यही होता है भाई। तो वहाँ पर बैठते हैं राय साहब, तो 2-3 चाचा लोग रहते हैं, बातचीत करते हैं, बेटा IAS का कैसे होता है, क्या होता है। राय साहब लंबी हाँकते रहते हैं क्योंकि इनकी आदत बन चुकी थी। तो 2-4 चाचा आते हैं पीछे से सवाल पूछने को उत्सुक कि यार ये तो IAS है। गाँव में ऐसा माना जाता है कि जो IAS से तैयारी करता है उसको सब चीज़ आता है, सब चीज़ में पारंगत होता है। तो वो लोग पूछ लेते हैं अम्बेडकर जी का जन्म व मृत्यु, गांधी जी का भी पूछ लेते हैं। अब राय साहब याद तो करते हैं लेकिन याद नहीं आता, बका जाते हैं कि यार ये कहाँ पूछ लिए, हम साला बड़ा किताब तो टहला देते हैं कि चाचा वहाँ इतना काम रहता है, इतनी बड़ी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, सब दिमाग में नहीं रहता, मगज में भूल जाते हैं चाचा, ये वो करके राय साहब जैसे टहला के निकल जाते हैं। वहाँ से जब निकल जाते हैं, घर पहुँचते हैं तो घर में चुपचाप बैठे रहते हैं। जो पिताजी रहते हैं इनको क्या होता है कि पिताजी को जब खेत से आते हैं उनके पिताजी राय साहब के, तो कुछ लोग जो गांव के होते हैं कहते हैं अबे लौंडा तुम्हारा पैसे बर्बाद कर रहा है, कुछ नहीं है, अम्बेडकर जी का जन्म तक नहीं आता। अब उनके तो झल मतलब खिसिया गए। जब आए घर पे तो सुनाने लग गए, अबे साले गधे, तैयारी कर रहा है, बाप बनने की उम्र है, साले बेटा बन के बैठा है, बाप को सहारा देना चाहिए तो बाप के सहारे बैठा, शादी करने की उम्र है, ये वो तमाम तरीके की बातें सुनाता है। सुना के
चले जाते हैं बाहर, ये वो करके। इधर जावेद जो रहता है, ऐसे करके राय साहब को बातें सुनने को मिलती हैं घर जाके। जो राय इधर जावेद भाई रहते हैं, जावेद भाई जब घर पहुंचते हैं तो इनके चाचा बवाल मचा के रखते हैं। जो जावेद होता है, जावेद के चाचा बवाल मचा कर रखते हैं। जावेद की 6 बीघे ज़मीन होती है, जिनमें से 3 बीघे चाचा लिखा चुके होते हैं और 1 बीघे ज़मीन बिकती है, उसको भी बेच देता अपनी माँ के इलाज के लिए। तो माँ कहती है बेटा अब एक बिस्व मतलब 2 गज जमी तो नसीब होगी मेरे दफन होने के लिए। इतना जब बोलती है तो दोनों लिपट कर रोने लग जाते हैं। बहुत रोता है, सिसक सिसक कर रोता है, फफक फकक कर रोता है। लेकिन क्या होता है भाई, अब जावेद रोते रहते हैं दोनों। तो माँ जो होती है जावेद को कहती है बेटा बेटा तुझे ज़मीन नहीं जीतना, तुझे तो आसमां जीतना है। जावेद रो मत बेटा, पिता के सपने को साकार कर, तू रो मत, तुझे ज़मीन नहीं तुझे आसमां जीतना है। इतना कह करके दोनों अब शांति हो जाता है। धीरे धीरे करके चलता रहता है धीरे धीरे करके एक दिन पीटी का जो होता है रिजल्ट आता है। पीटी का जो रिजल्ट आता है तो उसमें क्या होता है कि पीटी का जब रिजल्ट आ जाता है तो जावेद वापस चला जाता है। जावेद और राय साहब दोनों वापस चले जाते हैं। जावेद रो करके दुख, अपनी माँ का दुख बांट कर माँ को दिलासा दिलाकर बीपीएससी का रिजल्ट यानी बिहार पीसीएस का पेपर दे करके घर दिल्ली वापस चला जाता है। अपनी माँ को दिलासा का माँ इस बार ज़रूर हो जाएगा, ये वो तमाम तरीके की बात। और राय साहब इधर लात जूता खा के वापस पहुँचते हैं। राय साहब डांट खा करके वापस पहुँचते, डांट फटका कर रिजल्ट आने वाला होता है। भाई इस बार क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है पीटी का तो गुरु, मयूराक्षी और जो विमलेंदु रहता है, इन तीनों का हो जाता है। लेकिन जो इधर रहते हैं राय साहब, मनोहर और संतोष भाई हमारे, इनका नहीं होता है। ये तीनों थोड़े उदास हो जाते हैं। लेकिन राय साहब अपनी तैयारी, जो तीनों रहते हैं मेन की तैयारी में लग जाते हैं। आज शाम अचानक से रोने लग जाते हैं सब। मतलब जब नहीं होता तो राय साहब 3 बियर की बोतल गटक करके रूम में उल्टे नेकर पहने पड़े रहते हैं ज़मीन पर। बेसाथ 50 फ़ोन जा रहे हैं, राय साहब उठा ही नहीं रहे, ना आज न कल, क्योंकि होश में थे नहीं, आज न कल उठा ही नहीं रहे फ़ोन। सब परेशान, यार कहाँ गए, सब ढूंढ रहे। मनोहर, गुरु, संतोष सब पहुँचे जाके रूम। गेट खटखटाए, खुल ही नहीं रहा, गेट तोड़े। जब गेट को तेजी धक्का मारा तो राय साहब ज़मीन पे बेसुध पड़े। मनोहर देख के रोने लग गए तेजी से कि राय साहब निकल लिए। और बाप रे, सब रोने लग गए चिपक के राय साहब से। अरे राय साहब उठे अचानक से, राय साहब भी रोने लगे। मुद्दा पता ना था पर रोने लगे, क्योंकि उन्हें कल रात की अभी उतरी नशा, मुँह चटाए, दही वही खिलाए। खट्टा खिलाने से होता है कि नशा उतर जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा होता भी है। तो मीठा खिलाने से चढ़ जाता है तो राय साहब नींद आने लग जाती है। राय साहब को खिलाया, राय साहब थोड़ा होश में आए, लेकिन फफक कर रोने लग जाते हैं, यानी बिलक कर रोने लग जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा मार दो तो रोने लगता है, जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। ऐसे राय साहब रो रहे थे, कह रहे थे यार हम तो बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा यार, सब चला गया मेरा, यार लास्ट अटेम्प्ट था, अब क्या मुँह दिखाएंगे। वो तमाम तरीके की बातें करते हैं और सब लिपट कर आपस में रोते हैं। जो संतोष रहता है वो तो और ज़्यादा बका जाता है कि यार अब क्या होगा, यानी चौंक जाता है कि अब क्या होगा, यार मैं भी गलत कोचिंग पकड़ लिया हूँ। वो राय साहब को इतना कि मेंस दे चुके, जब इतना पढ़ने वाले आदमी का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, ऐसे करके राय जो संतोष रहता है चौंक जाता है। धीरे से जब सब अपने रूम चले जाते हैं तो राय जो हमारे संतोष भाई रहते हैं वो गुरु भाई के रूम में जाते हैं और रोता है गुरु के पास जाकर के, गुरु भाई हम तो फंस गए यार कोचिंग में, कि राय साहब के चक्कर में हम भी फंस गए यार, कहाँ कोचिंग ले ली, अपना सब्जेक्ट बदल दिए। तो गुरु समझाता है कि सब टीचर एक जैसा नहीं होता है, मैं तुम्हारी कोचिंग लगवा दूंगा। धीरे करके आधे पैसे में गुरु से परिचय, गुरु अपने टीचरों से जिनके परिचय होता है उनसे इसका परिचय कराता है और आधे पैसे में कोचिंग लगवा देता है 25,000 रुपये में। कुछ सर रहते हैं जिनका नाम होता है हर्षवर्धन चौहान और श्यामल सर, दोनों सर के पास जाता है और परिचय करवा देता है। वो कहता है गुरु के कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों के भविष्य के लिए काम करते हैं, उन्हें ज़्यादा रुतबे से मतलब नहीं होता, गुमशुदा रूप में रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे टीचर हैं, चलो मैं तुम्हारा उनसे परिचय करवाऊँगा और तुम अपने जो मेन विषय हैं जो तुम बचपन में पढ़े हो, BA BSc जिनसे किए हो, BA में जो भी किए हो, तुम वही विषय रखने अपने।
तो विषय चेंज करता है, जगह चेंज करता है, सब चीज़ चेंज करके पढ़ाई में लग जाता है। लेकिन 25,000 अब भी लगने होते हैं तो माँ के पास फ़ोन करता है, माँ से खूब रोने लग जाता है, पिता से हेलो कहता है और संतोष रोने लग जाता है खूब। जब रोता है, बहुत रोता है, तो पिता कहता है अरे पागल। पिताजी से कहता है पापा नहीं हुआ। तो पिताजी से अरे बेटा ये भविष्य थोड़ी ना है तेरा, एक बार नहीं हुआ दोबारा होगा, दोबारा नहीं तिबारा हुआ। पिता समझाते हैं, कहते हैं एक थोड़ा कमला देवी देखो यार तुम्हारा बच्चा रो रहा है, ये वो समझा यार आके। तो पिताजी उसको आकर के समझाते हैं, माँ समझाती है, दिलासा देती है, अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं, हम पैसे भेजेंगे। माँ से धीरज कहता है माँ पैसे चाहिए, कोचिंग बदलनी है, 25,000 रुपये चाहिए। तो माँ कहती है ठीक 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 बेटा हम व्यवस्था कर देंगे। और फ़ोन इधर से कट जाता है, हेलो हेलो करते रहते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तो वो कहते हैं देखिए बच्चे को ज़रूरत है 25,000। तो बाप जो विनायक बाबू रहते हैं कहते हैं इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो वो माँ कहती है मैं गहना बेच दूँगी, ये कर दूँगी, दोनों में नोक झोंक हो जाती है। लेकिन पिताजी से सुबह फिर माँ कहती है कि यार बच्चे को ज़रूरत है, हम नहीं देंगे तो वो कहाँ से लाएगा, कमाता थोड़ा ना है। ऐसे करके बातचीत होती है। जब बातचीत होती है तो पिताजी निकल जाते हैं, यानी संतोष के पिताजी विनायक बाबू निकल जाते हैं बिना जवाब दिए। और वहाँ से जब लौट कर आते हैं तो कमला देवी गुस्सा हुई बैठी रहती, बात तक नहीं करती, पानी भी नहीं देती हैं। जब बताते हैं कि संतोष को बता दो फ़ोन करके कि उसके खाते पे 30,000 रुपया लगा दिया है, माँ खुश हो जाती है, रुकिए आपके लिए खीर बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, सब खुश के बेटे के लिए काम कर दिया गया है। क्योंकि एक पिता होता है, ब्याज में पैसा लेकर आए थे जो विनायक बाबू थे, अब बच्चे के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पैसा भेज दिया जाता है। माँ फ़ोन करती है बेटा ज़रूरत से ज़्यादा पैसा भेज दिया गया है, और ज़्यादा ज़रूरत हो तो बताना, दिलासा दिला दिया जाता है। अब धीरे धीरे करके जब समय जाता है मयूराक्षी और गुरु और जो हमारे बिमलेंद्र भाई रहते हैं ये मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाते हैं। इधर संतोष भी अपनी नई कोचिंग और नए विषयों के साथ नई मजबूती से लग जाता है। दोनों बातचीत करते हैं, मनोहर भाई से भी बातचीत होती रहती है, बीच बीच में मनोहर और ये संतोष भाई मिलते रहते हैं, हंसी मजाक भी कर लेते हैं, मजाक भी कर लेते हैं। अब मयूराक्षी से बात कर लेता है जो गुरु रहता है, कभी कभी मयूराक्षी से बात कर लेता है। धीरे धीरे करके समय जाता है मयूराक्षी से बात होती रहती है। एक दिन क्या होता है, जब गुरु वहीं मैदान में आता है, मयूराक्षी का फ़ोन आता है कि आओ मैदान में। रिजल्ट आ जाता है जब मेन का रिजल्ट आ जाता है तो मयूराक्षी उसको बुलाती है गुरु को वहीं पार्क में, जहाँ वो दोनों अक्सर मिला करते थे, घंटों बैठकर बातें किया करते थे वहीं पर, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड रहती है पहले की। तो वो दोनों बात जब किया करते हैं, धीरे धीरे करके वो जहाँ बैठा रहता है देखता है उसके सामने मिठाई की दुकान पर नज़र पड़ती है। तो देखता है कि यार ये मयूराक्षी है, किसी लड़के से गले लग रही है। थोड़ा सा उदास हो जाता है, झल्ला भी जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। वहीं से गुरु सिम तोड़ता है और तोड़ के फेंक देता है। आखिरी बात होती है दोनों, लेकिन वो जो आती है, जो मयूराक्षी होती है, गुरु को देख लेती है, वो दौड़ के आती है, गुरु से गले लग जाती है, लेकिन गुरु हटा देता है, धक्का मार देता है, हटो अलग। तो वो थोड़ा सा बका देती है, यार ऐसा बर्ताव क्या हो गया, मेरे से गलती क्या हुई है, वो तमाम तरीके की सोचती है। तो कहता है ये लड़का कौन था यार, मैं तुमसे कहना चाहता था, पहले मैं इसीलिए नहीं बोलता था। तो मयूराक्षी कहती है अरे पागल, मैं सोचती थी कि तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है गुरु, लेकिन तुम इस सोच क्यों, मैंने सोचा ही नहीं। तो वो मेरा भाई है, मेरे साथ तैयारी करता था, मेरे साथ रहता था, आज उसका बैंक में सिलेक्शन हो गया, बैंक मैनेजर में, और मेरा भी रिजल्ट आ गया है। ऐसे करके बातचीत होती है, गुरु तक बका जाता है। गुरु से कहती है कि तुम्हारी छोटी सोच है, तुम यही हो, मुझे तो ऊंची उड़ान उड़नी है, और गुरु से दूर चली जाती है। बस दोनों की यही लास्ट बात होती है। दोनों 1 घंटे तक गले लग करके कस कर रोते हैं, आपस में खूब बिलक बिलक कर रोते हैं, दोनों 1 घंटे तक रोते रहते हैं, और उसके बाद उन दोनों की बातचीत कभी नहीं होती। माहौल नम होता है, गुरु भी अपने रूम चला आता है। गुरु जब अपने रूम चला आता है तो इधर बिमलेंद्र का फ़ोन आ जाता है। बिमलेंद्र ने तो इतिहास रच दिया था, पूरे भारत में 42वीं रैंक लाए थे, यानी 42 रैंक लाया था IAS में। और जो इधर मयूराक्षी थी ये 21वीं रैंक लाई थी। दोनों बढ़िया। अब भैया जब आ जाता है तो दोनों बातचीत होती है, मैसेज पे मैसेज संतोष के पास, संतोष अपने पिता के पास फ़ोन करता है, सब आपस में बातचीत करते हैं। संतोष वही जवाब पिताजी नहीं हुआ, और जो गुरु भाई रहते हैं वो बस पिताजी के पास मैसेज कर देते हैं, पिताजी अब भी हमारा संघर्ष जारी है, ज़्यादा मैसेज करने की ज़रूरत गुरु नहीं समझता। दोनों बात कम करते हैं, हंसते रहते हैं, आपस में बातचीत होती रहती है, दोनों बातचीत करते रहते हैं। धीरे धीरे दोनों अपने रूम पर आ जाते हैं, जैसे बिमलेंदु के घर तो स्वर्ग उतर आया हो। हम अब आगे की कहानी आगे के पार्ट में देखेंगे।